पहले अफ्रीका के किसी मुल्क के बारे में पढ़ा था। उसके सदर ने फ्रांस से नेवी के लिए 2 बहरी जहाज खरीदे। अदायगी भी हो गई, सदर को किक बैक्स भी मिल गई और फ्रेंच कंपनी ने बहरी जहाज भी तैयार कर दिए। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो खरीदार मुल्क ने जहाज लेने से इनकार कर दिया। फ्रेंच कंपनी परेशान हो गई और उसने अपनी एक टीम गाहक मुल्क के पास भिजवा दी। टीम की सदर से मुलाकात हुई तो सदर ने बताया कि ऑर्डर देने वाला सदर जनरल फलां खां इंतकाल कर चुका है और उसकी जगह अब जनरल नया खान आ गया है। दूसरा, मुल्क में नेवी नहीं है, लिहाजा ये जहाज किसको हैंड ओवर किए जाए हम नहीं जानते। और तीसरा और आखिरी मसला, हम लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, हमारे पास समंदर भी नहीं है, चुनांचे हम ये जहाज लाएंगे कैसे हम नहीं जानते। लिहाजा अगर कंपनी के पास इन मसाइल का कोई हल है तो वो दे दे। टीम के माथे पर पसीना आ गया और वो मायूस होकर वापस चली गई। कंपनी ने जहाज 2-3 माह अपने पास रखे। इसके बाद मुकदमा चला और अदालत ने कंपनी को दोनों जहाज उस मुल्क की करीब तरीन बंदरगाह पर खड़ा करने का हुक्म दे दिया। कंपनी ने इस हुक्म पर जहाज करीब तरीन मुल्क की बंदरगाह पर खड़े किए और चाबियां खरीदार मुल्क के सिफारत खाने में ड्रॉप कर दी। और इसके बाद खरीदार मुल्क उस वक्त तक जहाजों की फीस अदा करता रहा जब तक जहाज गल सड़कर कबाड़ न बन गए। किताब में इसकी मिसाल के बाद मुसन्निफ ने लिखा था कि अफ्रीका कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन लेकिन ऐसी इंसानी हमाकतों की वजह से तारीख का गरीब तरीन इलाका है। प्यारे साथियों, पाकिस्तान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। हम वसाइल, जुग्राफिया, आबादी और जज्बे के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हत्ता कि हम जाफरान और एवोकाडो भी उगा रहे हैं। हमारे पास तेल, गैस, सोना और यूरेनियम भी है, मगर हम इसके बावजूद गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं क्योंकि ये मुल्क भी अफ्रीकी जहाज जैसे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान है। हमारे एक दोस्त की तहकीक के मुताबिक अगर हम माजी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का बेड़ा उठा लें तो हमें तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए 34 साल चाहिए। ये दावा मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन जब मैंने खुद सुनगन लेना शुरू की तो मैं भी सर पकड़कर बैठ गया। आप यकीन करें, हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बहरी जहाज खड़े हैं जिन्हें चलाने के लिए कैप्टन मौजूद है और न ही इंजन और पेट्रोल। और अगर इन तीनों का बंदोबस्त हो भी जाए तो भी हम इन जहाजों को चलाने के लिए समंदर कहां से लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की दरअसल बुनियाद ही गलत थी। हमने हाथी बांधने के लिए बांस का पिंजरा बना लिया था या शेर को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया था, चुनांचे हमारे खरबों रुपए जाया हो गए। और हमने अगर अब भी अकल को हाथ न मारा तो पाकिस्तान के इन बेवकूफाना मंसूबों की तकमील के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा अकाउंट भी नाकाफी होगा। आप दूर न जाएं, मैं आपको चंद प्रोजेक्ट्स बताता हूं और आपको इसके बाद चैलेंज देता हूं कि आप अपने दाएं बाएं देखें। आपको इस मुल्क में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पर खरबों रुपए जाया हो चुके हैं और इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट्स पुरानी बंदरगाह पर लंगड़े जहाज की तरह खड़े हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने जमाने में सिंध में रैनी कैनाल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जनरल मुशर्रफ का फ्लैगशिप मंसूबा था और जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अपनी हर तकरीर में इसका ढंढोरा पीटते थे। जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हो गया, 3 हुकूमतें आई और चली गई, अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन वापडा ये नहर सिंध हुकूमत के हवाले न कर सका। खुदा करके 2021 में सिंध हुकूमत ने इसका चार्ज लिया तो पता चला कि नहर में पानी ही नहीं है, क्योंकि ये नहर फ्लड चैनल थी और ये बारिशों की मोहताज थी। बारिश होगी तो इसमें पानी आएगा, बारिश नहीं होगी तो ये सूखी रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता इसमें पानी आ भी गया तो ये पानी जाएगा कहाँ। वापडा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रेनी कैनाल के पानी को फसलों तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। चुनांचे ये नहर भी अफ्रीकी बहरी जहाज बनकर पराई बंदरगाह पर खड़ी है। जनरल मुशर्रफी के दौर में दारोट डैम शुरू हुआ था। ये जाम शोरो जिला में है और आप जब कराची से हैदराबाद जाते हैं तो ये आपको बाईं जानिब नजर आता है। इसके बारे में दावा किया गया था कि ये 25,000 एकड़ जमीन को सैराब करेगा। ये डैम भी वापडा ने बनाया। ये 2014 में मुकम्मल हो गया, लेकिन ये 2018 तक सिंध हुकूमत को हैंड ओवर नहीं हुआ। डैम की फाइल 4 साल वापडा और सिंध हुकूमत के दरमियान जलील होती रही। बहरहाल 2018 में जब शुमाइल ख्वाजा जैसा दर्द दिल रखने वाला ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वाटर एंड पावर बना और उसने जब प्रोजेक्ट की हालत देखी तो ये सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास गए, इनकी मिन्नत की और यूं सिंध हुकूमत ने डैम का चार्ज लिया। लेकिन चार्ज के बाद पता चला कि इस डैम के लिए पानी का सोर्स नहीं है और इसमें से पानी निकाल कर फसलों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी नहीं है। लिहाजा सवाल ये है कि डैम में पानी कहां से आएगा, और अगर आ गया तो इससे निकाला कैसे जाएगा, ये जमीनों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लिहाजा ये डैम भी अफ्रीकी जहाज की तरह खड़ा है। जनरल मुशर्रफी के दौर में बलोचिस्तान में कच्ची कैनाल का मंसूबा शुरू हुआ। ये एक शानदार मंसूबा था।
اس نے بلوچستان کے 4 اضلاع کی 7,13,000 ایکڑ زمین سیراب کرنی تھی اور یہ اگر مکمل ہو جاتا تو بلوچستان کی آدھی آبادی کا مقدر بدل جاتا. وہاں ہریالی بھی آ جاتی اور خوشحالی سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی بھی ختم ہو جاتی. لیکن ابھی تک اس کا صرف فیز 1 مکمل ہوا اور فیز 1 کی اس نہر میں بھی 140 شگاف ہیں. فیز 1 میں 6,000 کیوسک فٹ پانی کی گنجائش تھی، لیکن 2017 میں اس میں صرف 100 کیوسک فٹ پانی بہ رہا تھا اور اس میں اس قدر بھل اور ریت آ چکی تھی کہ صرف اس کی صفائی کے لیے 20 ارب روپے چاہیے تھے. مگر اس صورتحال کے باوجود بیوروکریسی نے ستمبر 2017 میں نواز شریف سے کچی کینال کا افتتاح بھی کرا لیا اور حکومت نے مبارک سلام کے اشتہار بھی دے دیے. آپ آج بھی اس کینال کا معائنہ کر لیں، آپ اپنا سر پیٹ لیں گے. بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں 1994 میں سیال کوٹ کے قریب سمڑیال ایکسپورٹ پروموشن زون بنایا تھا. حکومت نے اربوں روپے لگا کر اس میں 900 انڈسٹری پلاٹس بنائے. اس کے اندر سڑکیں اور پل بھی بنائے گئے اور باہر باؤنڈری وال بھی بنائی گئی. لیکن 2019 میں یعنی 25 سال بعد اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں صرف 160 یونٹس تھے اور ان میں سے بھی صرف 43 فنکشنل تھے، جبکہ باقی یونٹس اور پلاٹوں میں 8 فٹ سرکنڈے کھڑے تھے اور لوگ باؤنڈری وال کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے تھے. ناظرین، اس طرح حکومت نے 1990 کی دہائی میں سیالکوٹ سپورٹ ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی. سیالکوٹ سپورٹس پروڈکٹ بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے. ان پروڈکٹس کے لیے کوالٹی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ سہولت دستیاب نہیں تھی. چنانچہ ایکسپورٹر کو سرٹیفکیٹ کے لیے اپنے نمونے یورپ، برطانیہ اور امریکہ بھجوانے پڑتے تھے اور اس سے وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے تھے اور تاخیر کی وجہ سے سودے بھی کینسل ہو جاتے تھے. حکومت نے اربوں روپے خرچ کر کے ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا دی. جب بلڈنگ مکمل ہوئی تو پتا چلا کہ بجٹ میں مشینری اور عملے کے لیے رقم ہی مختص نہیں کی گئی. لہٰذا بجٹ کا پروسیس شروع ہوا اور یہ پروسیس آج 33 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوا. اس دوران عمارت کھنڈر بن گئی. اس کی کھڑکیاں، دروازے، لائٹس، پنکھے اور فرش لوگ اکھاڑ کر لے گئے. مجھے یقین ہے کہ اب کسی دن حکومت آلات اور سٹاف کا بجٹ پاس کر دے گی، جس کے بعد لوگ بھرتی ہو جائیں گے اور آلات بھی منگوا لیے جائیں گے. لیکن پھر پتا چلے گا کہ عمارت ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے. عمارت کے لیے دوبارہ رقم نکلے گی، یہ بننا شروع ہوگی اور جب یہ مکمل ہوگی تو اس وقت تک آلات خراب ہو چکے ہوں گے اور سٹاف اربوں روپے کی تنخواہ لے چکا ہوگا. اور یہ ہے اس ملک کا کمال. میری احسن اقبال سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر نئے پروجیکٹس پر کام رکوا کر ملک کے ادھورے پروجیکٹس پر ریسرچ کروائیں. آپ فہرستیں بنوائیں. پاکستان میں کتنے سکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں، انڈسٹریل اسٹیٹس، نہروں، بریجز، ڈیمز اور سڑکوں کے پروجیکٹس نامکمل پڑے ہیں اور پھر ریسرچ کریں یہ منصوبے نامکمل کیوں ہیں. اگر یہ مکمل ہو جائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا اور آپ اس کے بعد ہنگامی طور پر پہلے ان منصوبوں کو مکمل کرائیں. یقین کریں ملک پھر ترقی کرے گا، ورنہ ہم پوری دنیا سے مانگ کر رقم لاتے رہیں گے اور یہ رقم ان تنوروں کی راکھ بنتی رہے گی اور پاکستان مزید تباہی کے گڑھے میں دھنستا چلا جائے گا. جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.